हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन में किस प्रकार से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उनमें किस प्रकार से वैल्यूज़ इनपुट की जा सकती है और डायनामिक टाइपिंग क्या है, और इसके साथ में यूज़र से किस प्रकार से वैल्यू ली जा सकती है और भी बहुत कुछ इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर देखें, सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब, जैसे पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब पाइथन लैंग्वेज में कोई वेरिएबल बनाया जाता है तो उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसका टाइप दिया जाए, जैसे दूसरी लैंग्वेज में होता है कि इंट, फ्लोट, डबल, है ना। इस तरह से किसी भी प्रकार का वेरिएबल टाइप यहाँ पे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जिस प्रकार की वैल्यू डाली जाती है, वेरिएबल का टाइप उसी प्रकार से चेंज हो जाता है। इसलिए इसे डायनेमिक टाइपिंग या डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे x इक्वल टू 10, तो इस वक्त जो इसमें x नाम के वेरिएबल में वैल्यू डाली गई है वो 10 वैल्यू डाली गई है। उसे प्रिंट कर सकते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा, लेकिन यदि हम उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। और स्ट्रिंग वेरिएबल का मतलब ये डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो स्ट्रिंग आएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो वैल्यू आप वेरिएबल में डालते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप भी उसी के अनुसार चेंज हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर अलग किसी भी प्रकार के वेरिएबल टाइप को डिक्लेयर करने की, स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। मल्टीपल असाइनमेंट्स किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। इसका मतलब जो 10 वैल्यू है वो सबसे पहले c में जाएगी, फिर b में और फिर a में। तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही हो जाएगी, और जब तीनों को प्रिंट करेंगे तो a में भी 10 मिलेगा, b में भी और c में भी। दूसरे तरीके भी हैं इस प्रकार की असाइनमेंट करने के लिए, जैसे x, y, z, ऐसा यदि आपने लिखा है इक्वल टू 10, 20, 30, तो जिस सीक्वेंस में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और जिस प्रकार से जिस सीक्वेंस में वैल्यू असाइन की है, उसी प्रकार से वेरिएबल में भी वैल्यू वैसे ही जाएगी। जैसे सबसे पहले x लिखा है तो पहली वैल्यू 10 है, तो ये 10 वैल्यू किस में चली जाएगी, x में। दूसरे नंबर पर y है तो दूसरे नंबर की जो वैल्यू है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी, y में। इसी प्रकार से z में कौन सी वैल्यू जाएगी, तीसरे नंबर की वैल्यू। और यदि आपको स्वैपिंग करनी है, मतलब दो वेरिएबल x और y बनाए हैं आपने, और आपको चाहिए कि y की वैल्यू जो है वो x में चली जाए और x की y में चली जाए, तो वैसे तो दो प्रकार के मेथड हम लोगों ने यूज़ किए ही हैं पहले, एक बाय यूजिंग द थर्ड वेरिएबल और एक विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो वो भी काम करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका है बिल्कुल ही आसान। जैसे एक्स वाई पहले आप डिक्लेयर कर लीजिए, उसके बाद x, y इक्वल टू y, x लिख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ y की वैल्यू जो होगी वो किस में चली जाएगी, x में, और x की वैल्यू जो होगी वो किस में चली जाएगी, y में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू को भी आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि हमें इन वेरिएबल्स में किसी प्रकार की कोई वैल्यू इनपुट करनी है, तो एक तो मेथड ये है कि इक्वल टू साइन से आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इनपुट मेथड का यूज़ करके हम उसमें वैल्यू
असाइन कर सकते हैं। ये रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू मांगेगा और जो भी वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी वो वैल्यू किस में पहुँच जाएगी, किसी न किसी वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो उसका सिंटैक्स यही है कि आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करिए, लेकिन उससे पहले क्या देना है आपको, वेरिएबल का नाम। जैसे नेम इक्वल टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, तो रन टाइम पर ये वैल्यू मांगेगा कि आपका नाम क्या है। आप जो भी नाम देंगे वो किस में पहुंच जाएगा, इस नेम नाम के वेरिएबल में पहुंच जाएगा। इस फंक्शन का देखिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है, और यदि काम करता है तो ये आगे आपके बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं, प्रोग्राम हैं, उन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर ये आपके काम आएगा, ताकि हम किसी यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू ले सकें। और रन टाइम पर जो वैल्यू ली जाती है वो इसीलिए ली जाती है ताकि वो वैल्यू फिक्स ना रहे, क्योंकि रन टाइम पर कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। और यदि हम पहले से ही कोई वेरिएबल में वैल्यू डाल देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रन टाइम पर वैल्यू लें। ये आपका जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया a इक्वल टू 10, तो यदि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a, तो कौन सी वैल्यू आएगी, इस वक्त 10 आएगी। लेकिन अभी जस्ट मैं इसी में a इक्वल टू लिख देता हूँ रमेश, मान लिया, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आ रही है, क्योंकि यदि आप दूसरी लैंग्वेजेस का यूज़ करते जैसे C++, जावा इत्यादि का, तो वहाँ पर पहले हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर वेरिएबल, और उसमें वैल्यू डालनी पड़ती है। लेकिन यदि उस वैल्यू को आप चेंज करते हैं, जैसे मान लिया इंटीजर वेरिएबल है, उसमें कोई स्ट्रिंग देते हैं, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब प्रिंट ए को हम प्रिंट करके देखते हैं, तो अब ए में क्या आ रहा है, रमेश आ रहा है, पहले क्या था, 10 था। तो इस प्रकार की जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसको बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग या डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। दूसरा, यूज़र से वैल्यू कैसे लेनी है, जैसे आपने लिखा ए इक्वल टू इनपुट फंक्शन है, और अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं कि एंटर एनी वैल्यू। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने एंटर एनी वैल्यू लिखा, एंटर किया, तो तुरंत नीचे एंटर एनी वैल्यू लिख के मैसेज आ रहा है, और आगे कर्सर वहाँ पर स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, कोई भी वैल्यू देनी है। जैसे मैंने दे दी यहाँ पर 45, एंटर किया, तो ये 45 किस में असाइन हो गया होगा, ए नाम के वेरिएबल में। अब प्रिंट ए करूँगा मैं, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 45। इसी तरह से यदि आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, जैसे आपने लिखा नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, तो इनपुट का ब्रैकेट क्लोज, मैं जैसे एंटर की प्रेस करता हूं तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, और नीचे पूछ रहा है एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ MK टेक्निकल क्लासेस, ये नाम डाल दिए, तो ये नाम किस में चला गया होगा, नेम नाम के वेरिएबल में। अब उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप नेम ही लिख दीजिए सीधा, तो MK टेक्निकल क्लासेस आ रहा है, या प्रिंट स्टेटमेंट के साथ दे सकते हैं, प्रिंट और ब्रैकेट में नेम, MK टेक्निकल क्लासेस आ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा प्रिंट और सीधा सीधा नेम लिख दिया, एंटर किया, तो क्या बता रहा है कि यहाँ पर प्रिंट जो फंक्शन है वो उसमें पैरेंथेसिस मिसिंग है। तो आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। लेकिन इससे जो पिछले वर्जन्स हैं पाइथन के 3.7.2 से पहले के जितने भी वर्जन्स हैं 2.7 तक, वो सारे के सारे उनका स्ट्रक्चर अलग है, और उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जो
नए वर्जन्स पाइथन एडिटर के आए हैं ये वाले, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, जो एक्चुअली में पाइथन का सही सिंटैक्स होता है। तो इस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये इनपुट का काम है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप यूज़र से जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं उसे किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो किस प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स इक्वल टू फ्लोट और ब्रैकेट में इनपुट फंक्शन लगाया हुआ है। तो जो भी आप इनपुट यहाँ पर करेंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर के मार्क्स में पहुँच जाएगा। इसी तरह से यदि आपको इंटीजर वैल्यू डालनी है तो आप क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन तो लगा है और जैसे कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो बाहर क्या लगा हुआ है, इंट फंक्शन, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके किस में डाल देगा, एज नाम के वेरिएबल में यहाँ पर डाल देगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू इंट, एक फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, और उसके अंदर इनपुट दूसरा फंक्शन चल रहा है, उसमें लिखेंगे एंटर एनी वैल्यू, एक फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज और दूसरे फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो वैल्यू पूछ रहा है, और जो भी मैं वैल्यू देता हूं वो पहले ही इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होकर के वो कहाँ चली जाएगी, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसी प्रकार हम किसी दूसरे टाइप में भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं इनपुट करते समय ही। अब यदि इस a की वैल्यू को देखेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट प्रिंट a। तो a की वैल्यू 76 आ रही है और ये पहले से ही इंटीजर में कन्वर्ट होकर के a नाम के वेरिएबल में गई है। इसी तरह से यदि फ्लोट में वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे b इक्वल टू फ्लोट, और उसके अंदर फिर से इनपुट फंक्शन यूज़ करें, और अंदर हम लिख सकते हैं एंटर एनी फ्लोट टाइप वैल्यू। मैसेज कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज लिखना चाहते हैं। जो अच्छा लगे वो यहाँ पर मैसेज आप टाइप कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर एंटर एनी फ्लोट टाइप वैल्यू मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर दूंगा, और यदि मैं फ्लोटिंग पॉइंट ना भी दूं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक .0 जो है वो लगा लेगा। तो ये वैल्यू आ गई, इसे आप प्रिंट करके देखिए, प्रिंट, और किसको प्रिंट करना है, b को। तो b की वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं। किस लिए, कि पहले से ही यदि किसी वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इंट और फ्लोट के केस में बताया गया है। प्रिंट के साथ बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग को प्रिंट कराया गया है। इसी प्रकार से नंबर को, नंबर चाहे वो होल नंबर हो या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी नंबर हो, उसको प्रिंट कर सकते हैं। या फिर कैलकुलेशन का रिजल्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर πr² लिखा हुआ है। तो प्रिंट के अंदर प्लस माइनस इंटू डिवीज़न सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू फिक्स कर दी है, और ब्रैकेट में r इंटू आर का मतलब हो गया r²। इसके साथ में कॉमा का यूज़ करके मल्टीपल सेपरेशन भी किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है IM, ध्यान से देखना, यहाँ पे I बैकस्लैश सिंगल कोटेशन मार्क और आगे M। यहाँ पर I के साथ में
एक कॉमा पोस्ट ऑफिस बोलते हैं जिसे, वो भी प्रिंट होगा। उसके बाद 12 + 5 और फिर उसके साथ ईयर्स ओल्ड। ऐसे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यदि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, आप प्रिंट लिखेंगे और एक सेंटेंस के रूप में यहाँ पर बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए इज़, इसको क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर ए के साथ में ए दे दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 76। तो यहाँ पर दो चीज़ें को जोड़ा गया, एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को। इसी तरह से यदि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मैं क्या करता हूँ, ए को देता हूँ, मैंने ए वेरिएबल ऊपर बना के रखा है और बी बना के रखा है, जिसमें ए में इंटीजर वैल्यू है और बी में फ्लोट वैल्यू है। और यहाँ पर कॉमा ही आपको प्रिंट कराना है साथ में, तो इसके अंदर कॉमा दे दीजिए और इसके साथ में कॉमा बी की वैल्यू दे दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कॉमा प्रिंट होगा, उसके बाद में बी की वैल्यू प्रिंट होगी। देखिए ए 76 था और बी कितना है 76.7। तो ये वेरिएबल हमने ऊपर बना के रखे हैं, इसलिए यहाँ पर वो वैल्यू आ रही है। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में इसको हम सेंटेंस के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी में दी हुई हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के वेरिएशंस हैं सारे के सारे, कि प्रिंट के साथ आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन प्लस माइनस इंटू डिवीज़न यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखें, जैसे सिंगल मल्टीप्लाई साइन का यूज़ करते हैं तब तो ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेरिएबल का। लेकिन मान लिया कि यदि आप 2 स्टार लगाते हैं, 2 इंटू लगाते हैं, तब क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू आई हुई है, कोई ना कोई वैल्यू ली है, उस वैल्यू के साथ में डबल स्टार का यूज़ किया गया है, तो ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर ज्ञात कर देगा। देखिए कैसे, यदि मैं ऐसा लिखता हूँ 5, तब तो 5 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 5 × 5 लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। लेकिन 5 डबल इंटू 5 लिखता हूँ तो कितना आ रहा है, 3125, मतलब 5 रेज टू पावर 5 हो गया। यदि मैं ऐसा लिखता हूँ 5 डबल इंटू 3, तो इसका मतलब क्या है 125, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यदि किसी का स्क्वायर करना हो, रेज टू पावर करना हो, या फिर ऊपर कोई भी वैल्यू ऐसी है जैसे a की पावर b करनी हो, तो वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो उस प्रकार से डबल स्टार साइन का यूज़ किया जाएगा और वो काम करेगा रेज टू पावर, उसकी घात के रूप में वो काम करेगा। तो आगे देखिए, जो डेटा टाइप्स हैं मैंने यहाँ पर बताया है कि पाइथन में किसी प्रकार के कोई डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए पहले से ही आपको कुछ स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब को पाइथन लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है। यहाँ पर लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये नए टाइप जो है यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ये नया कंसेप्ट है पाइथन में। तो इंटीजर्स में सेम वही सही चलता है। इंटीजर्स होते हैं आपके, कोई भी वैल्यू हो सकती है। साइंड इंटीजर्स मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू या कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर इस डेटा टाइप में डाला जा सकता है। बुलियन में ट्रू या फॉल्स डाले जा सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में 15 डिजिट तक के प्रिसीजन जो है उसको पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जैसे जावा करती है। इसी तरह से जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें डबल कोटेशन मार्क का यूज़ किया जाता है और ये यूनिकोड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है। जैसे आज के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो तो 127 होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 256 तक जा करके, तो -127 से लेकर के +128 तक, तो वो आपके आस्की कोड होते हैं, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये यूनिकोड होते हैं। यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। तो इसमें
दुनिया भर की जो लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, और हम अपने स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इसमें नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए जा सकते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस की जो टाइपिंग है वो भी यहाँ पर दी जा सकती है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो कुछ नए डेटा टाइप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि लिस्ट। लिस्ट का मतलब हमारी नंबर्स की लिस्ट भी हो सकती है, कैरेक्टर्स की लिस्ट भी हो सकती है, या मिक्स्ड लिस्ट भी हो सकती है, जिसमें कैरेक्टर, नंबर या स्ट्रिंग सभी का समावेश हो सकता है। तो लिस्ट का मतलब ये है। तो ये आगे प्रैक्टिकली भी आएगा आपका कि लिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन लिस्ट बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आपको क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका उपयोग करना है। दूसरा जो डेटा टाइप है वो है आपका टपल। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी आप लिस्ट में आइटम देते हैं या टपल में देते हैं या डिक्शनरी में देते हैं, वो उनका जो इंडेक्स नंबर होगा स्टार्टिंग का वो 0 से स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज में जो एरे वगैरह बनाते हैं, जैसे इंटीजर एरे हो गई, फ्लोटिंग एरे हो गई, यदि 5 एलिमेंट की एरे बना रहे हैं तो उनका जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से लेकर के 4 तक होता है। यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर देखेंगे आप कि 0 जो होगा वो फर्स्ट नंबर कहलाएगा, इंडेक्स नंबर, और फिर 1 2 3 4 करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो डेटा टाइप है वो है टपल। टपल का मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए जाएंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं बल्कि पैरेंथेसिस में दिए जाएंगे, यही उसकी पहचान है। और अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कॉमा सेपरेटेड होंगे। इसी तरह से यदि डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में दो कंसेप्ट आते हैं। एक तो आता है की और दूसरा वैल्यू। की का मतलब कि कोई वेरिएबल हो गया, जैसे मान लिया आइडेंटिफायर हो गया कि भाई हमारे रोल नंबर में क्या वैल्यू है, नेम में क्या वैल्यू है। तो ऐसे करके रोल नंबर और नेम उनके वेरिएबल सहित और साथ में उनकी वैल्यू सहित इस डिक्शनरी में स्टोर किए जा सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके कॉमा सेपरेटेड होंगे, और लेकिन इनको जब स्पेसिफाई किया जाएगा तो वो पैरेंथेसिस में किया जाएगा। ऊपर ध्यान दीजिएगा, यदि आप क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में होगी, टपल बनाते हैं तो किस में होगा, पैरेंथेसिस में होगा, लेकिन डिक्शनरी यदि आप बनाते हैं तो डिक्शनरी किस में दी जाएगी, कर्ली ब्रेसेस में दी जाएगी। तो यहाँ पर डिक्शनरी में भी किसी भी प्रकार की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाली जा सकती है। इसके बाद दो कंसेप्ट और दिए हैं, एक दिया है म्यूटेबल और एक देते हैं इम्यूटेबल। तो ये पहले भी पढ़े हुए हैं वैसे, लेकिन म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि ऐसे डेटा टाइप्स जो अपने जो एड्रेस है उसमें जो स्टोर वैल्यू है उसको चेंज करने की परमिशन दे देते हैं, ताकि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज कर सकें। तो यदि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो मतलब वो किस प्रकार का वेरिएबल है, म्यूटेबल वेरिएबल है। और ऐसे वेरिएबल्स जो हमें अपनी वैल्यूज़ को चेंज करने की परमिशन नहीं देते हैं तो वो वेरिएबल्स कौन से कहलाते हैं, इम्यूटेबल। जैसे यहां पर देखें, बहुत सारी एक्सप्रेशंस दी गई है, और एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है कि वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, नंबर्स, इंटीजर्स, लिटरल्स, किसी भी प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है यदि वो आप किसी एक स्टेटमेंट में देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। और उनका एवेल्यूएशन भी जैसे दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं वैसे इसका होता है। जैसे बोर्ड मास के रूल चलते हैं कि पहले ऑपरेटर कौन सा आएगा फिर बाद में किस ऑपरेटर का नंबर है, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। यदि सबसे पहले किसी स्टेटमेंट में या किसी एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर दिए हुए हैं तो उनका नंबर जो होगा टॉप टू बॉटम इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगी, फिर एक्सपोनेंशिएशन, बिटवाइज ऑपरेटर, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनरी प्लस या यूनरी माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बिटवाइज ऑपरेटर और बूलियन ऑपरेटर्स। फाइनली लास्ट में कौन से ऑपरेटर्स काम करते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स काम करते हैं।
तो इस प्रकार से दो कंसेप्ट और हैं यहाँ पर। एक है डिवाइड का, यदि आप सिंगल डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं तो क्या आंसर आएगा, और डबल डिवाइड साइन का यूज़ करते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि सिंगल आप यूज़ करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, और डबल का यदि आप यूज़ करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा ही कैसा आएगा, इंटीजर में आएगा। तो ये दो कंसेप्ट जो हैं आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशंस होती हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेट होती हैं, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशंस का आंसर हमेशा ही क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि a लेस देन बी और लेस देन सी। तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले a को b से कंपेयर करेगा और फिर b को c से कंपेयर करेगा। तो इस प्रकार से इनका जो इवैल्यूएशन है वो रहेगा। लॉजिकल एक्सप्रेशंस का इवैल्यूएशन भी वैसे ही रहता है। और इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी दी गई है, और उस लाइब्रेरी में स्ट्रिंग के फंक्शंस भी होते हैं, मैथ के भी होते हैं, और दूसरे फंक्शंस भी बहुत सारे उपलब्ध रहते हैं। तो ये मैथ की लाइब्रेरी जो है, इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको किसी प्रैक्टिकल में या किसी स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर उसका आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेसन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।